हम उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां पर अब आप देखेंगे तो ये कीचड़ है, आगे दलदल का हिस्सा हो जाता है। इसीलिए ऐसे जूते जो थोड़ा ग्रिप बनाए यहाँ पर और गीले होने पे आपको मुश्किल न आए उतनी ज्यादा चलने में। मुश्किलें तो फिर भी आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये जूता जरूर मददगार रहता है। तो हम अब आगे उस हिस्से की तरफ चलकर जाएंगे जहां पर हमारे सीमा प्रहरियों की जो ये जिम्मेदारी है, जो ये दायित्व है, उसका सबसे कठिन हिस्सा है। दलदल आमतौर पर डेल्टा में पाए जाते हैं, जहां नदियां एक बड़े जल निकाय में बहती हैं। ये नदी के मुहाने, खाड़ी और खुले समुद्र से सुरक्षित तटों के पास होते हैं। समुद्री ज्वार दलदल को खारे पानी से भर देते हैं। उच्च ज्वार के समय दलदल गहरा होता है और निम्न ज्वार के समय उथला। दलदल में फंसने पर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक एक कदम अंदर की ओर खींचता जाता है, लेकिन हालात कैसे भी हों, बीएसएफ रुकती नहीं। ये जवान थकते नहीं। सीमा प्रहरी ऐसे क्षेत्रों में गश्त के लिए ट्रेंड होते हैं। देखिए, ऐसे इलाकों में चलने के लिए हमसे कहा गया कि ये जो लाठी है ये काफी, ताकि आपको पता चले कि कहां पर। तो अभी तो जा रही है, लेकिन आगे मुझे कदमों का जो निशान दिख रहा है उसमें ये बहुत ही नीचे तक। लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो इन परिस्थितियों में चल लेते हैं। उनकी देखिए, उनकी जो पेट्रोलिंग है वो ऐसे दलदल से होते हुए निकल रही है। दलदल आपने हमेशा सुना होगा कि उसमें अगर जाओ तो वो और नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन ये खास ट्रेनिंग होती है यहाँ पर आप लोग को चलने की। साहब, कैसे चलें अपने वेपन्स के साथ इस तरह के दलदल में, जहां हम देख रहे हैं कि बुरी तरीके से आप लोग फंसते हैं लेकिन फिर निकल आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्रीक हैं, यहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं और छोटे छोटे क्रीक हैं जिसमें बोटों का जाना संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे जवान और हम खुद इसको पैदल पार करते हैं। आप लोग भी, इतनी कठिनाई हो रही है आप लोगों को, लेकिन आप लोग यहाँ से आराम से निकल रहे हो, मुस्कुरा तक रहे हैं। हाँ मैडम, मुस्कुराते हुए हम निकलते हैं। हमारा मुस्कुराहट हमेशा रहता है। शौक दुख तकलीफ भूल के यहाँ पर हम मुस्कुराते हुए हर टाइम चलते रहते हैं। बहुत मुश्किल होती है, वेपन बचाते हुए आप निकल रहे हैं वहां से निकल। हाँ मैम, वेपन बचाते हुए और अपनी सेफ्टी रखते हुए हम बाहर निकल जाते हैं। सीमा प्रहरियों की अलग ताकत होती है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। दिक्कत के मुश्किल से हम लोग धीरे धीरे ये नाला उला पार करते हैं। छोटा मोटा नाला, उसमें थोड़ा गहरा भी होता है, लेकिन कभी कभी हम डंडे से सहारा लेते हैं, इसके बाद हम पार होते हैं। मैडम, डंडा, रस्सी, ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप इस जगह को ही देख लीजिए तो ऐसा नहीं है आप बोट से इतनी दूर तक आएंगे, उसके बाद तो आपको पैदल ही चलकर जाना है और वो दलदल ही आपका सामना करना है। हाँ मैम, दलदल है, लेकिन पहले हम बम्बू से थोड़ा ट्राई करते हैं कि वो दलदल ज्यादा है ना कम है, उसी हिसाब से हम बोट से उतरते हैं। इस बॉर्डर को जब हम देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं तो हम ये भी पा रहे हैं कि ये पूरा दलदली इलाका है। दलदली इलाका होने की वजह से यहाँ पर निर्माण लगभग असंभव, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है। दरअसल पाकिस्तान को तो ये चिंता नहीं है कि कोई वहां पर घुसपैठ करेगा, इसीलिए उसकी तरफ आपको निर्माण का नामो निशान नजर नहीं आएगा। लेकिन भारत के क्षेत्र में आपको जो पोस्ट्स हैं वो भी पक्के बने हुए यहाँ पर दिखेंगे और ये स्मार्ट फेंसिंग जिसे यहाँ पर लगाया गया है ये जी लाइन है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर का ही हिस्सा। लेकिन जब आईबी के पिलर्स खत्म होते हैं तो एक सीधी लकीर में ये जी लाइन जहां पर ये स्मार्ट फेंसिंग को लगाया गया है, अब इस पर चढ़ना भी संभव नहीं होता है क्योंकि इस पे ग्रिप संभव नहीं है, इसको काटना भी संभव नहीं होता है क्योंकि उतने पतले दायरे में इसकी बनावट है। यहाँ पर इस क्षेत्र में इस पूरे जी लाइन तक इस स्मार्ट फेंसिंग को लगाने की योजना है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ यहाँ पर न हो सके।
दलदली इलाकों में पेट्रोलिंग करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसके लिए सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तकनीक की भी जरूरत होती है। इसीलिए भारत ने इस इलाके और इस जैसे दूसरे सरहदी इलाकों में स्मार्ट फेंसिंग का इस्तेमाल किया है, जहां लेजर और कैमरों की मदद से घुसपैठ पर अंकुश लगाया जाता है। हमारे पीछे भारत का अंतिम पिलर नजर आ रहा है, पिलर नंबर 1175। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम पिलर है। इसके बाद से जी लाइन या ग्रीन लाइन शुरू होती है, जो सर क्रीक के क्षेत्र को चिन्हित करती है। भारत में जब हम नारी को शक्ति कहते हैं तो ये केवल कहने की बात नहीं होती। बीएसएफ की ये जो महिला कांस्टेबल्स हैं, ये यहाँ पर पेट्रोलिंग ड्यूटी जब निभाती हैं तो उसी मौसम का सामना करती हैं, उन्हीं कठिनाइयों का सामना करती हैं, उसी दलदल का सामना करती हैं, उसी को पार करते हुए दुश्मन पर चौकस निगाहें अपनी रखती हैं। यहाँ जो इनकी ड्यूटी है वो समकक्ष है, ठीक उसी तरीके से जो इनके जो पुरुष काउंटरपार्ट्स हैं वो जिस तरह की ड्यूटी को निभाते हैं। बीएसएफ का गठन 1965 में हुआ था, जिसमें सीमा की निगरानी का काम पुरुष कांस्टेबलों को दिया गया। लेकिन 2009 के बाद फोर्स में महिला कांस्टेबल्स को शामिल किया गया और आज बीएसएफ की महिला कर्मी वो सभी दायित्व निभा रही हैं जो पुरुषों की जिम्मेदारियों का हिस्सा है। कितने साल हो गए आपको सर्व करते? मुझे 15 ईयर हो गए। यहाँ पर जो ड्यूटी आपकी होती है, मतलब जैसे जो पुरुष बीएसएफ के कांस्टेबल्स होते हैं, आप लोग पर कोई रियायत है या सेम टू सेम आप लोग? नहीं मैम, वैसे तो सेम ही है। उसके अकॉर्डिंग हमें सारा कुछ बताया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है सेम, मतलब जैसे जेंट्स की होती है ट्रेनिंग वैसे ही होती है। मतलब उसके बाद जैसे एज रिलैक्सेशन होती है, उसमें जैसे जैसे एज हमारी हो जाती है थोड़ा, मतलब उसके उस तरीके से मतलब। लेकिन ये बताइए कि कठिनाइयां तो यहाँ पर आप लोगों के लिए भी वही है, मतलब जो दलदली जमीन है, जो मौसम है यहाँ का, जो बहुत ज्यादा गर्मी है, हाँ जी, उसका सामना आप लोग सब करते हैं? जी मैम, उसकी हमें ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? ठीक लग रहा है। हाँ, कोई कठिनाई नहीं होती है इस ट्रेनिंग वगैरह? नहीं, सारी चीजों से डट कर लड़ती है? हाँ लड़ लेती है। घर में भी सब खुश रहते हैं इससे? हाँ, गुजरात से ही। क्या चीज है जो आप लोग कर जाती है इतनी मुश्किल ड्यूटी? ये वर्दी है मैम, ये वर्दी हमें जोश दिलाती है, प्राउड है हमें उस वर्दी पे। इस ड्यूटी को अंजाम देने के लिए बीएसएफ की महिला कांस्टेबल्स को कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें हथियारों की ट्रेनिंग भी शामिल है। आंखों पर पट्टी बांधकर भी इनका दिमाग पूरी तरह चौकन्ना रहता है। सबसे कठिन बॉर्डर्स में से एक है और यहाँ भी बीएसएफ की वीरांगनाएं तैनात हैं। ट्रेनिंग का कमाल है, 9 महीने ट्रेनिंग करके, इतनी टफ ट्रेनिंग करके हमें सिखाया जाता है कि हथियार को कैसे हैंडल करना है और ड्यूटी कैसे की जाती है। तो कुछ भी मुश्किल लगता है? मुश्किल तो पहले लगता था, लेकिन उसके साथ हमको हमारा होश बढ़ाने के लिए हमारा कमांडर्स वगैरह ट्रेनिंग से आसान हो जाता है। हाँ, हो जाता है। शुरू में लगता है कि हम कोई हथियार ना चला पाए, लेकिन ट्रेनिंग हमें इस दौरान दी जाती है कि हम हर मुश्किल में और हर हथियार का सही इस्तेमाल कर सकें। कुछ अलग लगा समुद्री ऐसा इलाका देखकर? ऐसा यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा चेंज है और वेदर भी चेंज है, कभी बहुत ज्यादा धूप होती है, कभी बारिश होने लगती है। हमें ट्रेनिंग में इतना सिखाया जाता है, हमारी ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है कि हमें कैसे वेपन हैंडलिंग करना है, किस प्रकार से अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो हमें किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल करना है, सब कुछ सिखाया जाता है। बीएसएफ एक ऐसी जॉब है कि इसी में मतलब हमें देश की सेवा करने का मौका मिलता है और ट्रेनिंग के दौरान तो सब सिखलाई तो दी जाती है। स्टार्टिंग में यहाँ आने के बाद तो थोड़ा लगता है, लेकिन बाद में आदत हो जाती है और हम हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। आप बीएसएफ की शूटिंग टीम? यस मैं अभी बीएसएफ की शूटिंग टीम खेल के आई हूँ। मेरा पहला स्थान रहा जिसमें मुझे गोल्ड मेडल प्रदान हुआ है। कौन सा वेपन, कौन सी डिसिप्लिन? मैं 5.5 इंसास राइफल 300 यार्ड में स्नैप शूटिंग खेलती थी। दिन ढल रहा था। बीएसएफ के साथ ये हमारा दूसरा दिन था और उनका पराक्रम और काम करने का तरीका हमारे मन मस्तिष्क पर
छपता चला जा रहा था। नई सुबह एक नई तस्वीर लेकर आई। हम जा पहुंचे थे बीएसएफ की फायरिंग रेंज पर, जहां मीडियम मशीन गन पर बीएसएफ की फायरिंग की ट्रेनिंग चल रही थी। सरहद पर गोलियां चल रही हो या न चल रही हो, लेकिन गोलियां चलाने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। यानी कि ऐसी परिस्थितियों के लिए जहां पर गोली चलाने की जरूरत पड़ जाए। अब सरहद के अलग अलग हिस्सों को हम आपको दिखाते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक ले जाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हर इलाके का जो भूगोल होता है अलग होता है, हर इलाके का वातावरण अलग होता है। इसीलिए वहां पर अगर गोलियां चलानी है, अगर आर्म्स का प्रयोग करना है, तो फिर आपकी तकनीक थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। तो यहाँ की भी ये जानकारियां आपके लिए। 400 मीटर सामने पहाड़ी की ढलान में। इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए बीएसएफ के सीमा प्रहरियों को हर तरह से मुस्तैद और हर हाल में तैयार रहना होता है। ये फायरिंग उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हम जो हमारे पीछे जो हम देख रहे हैं, जो वेपन की ट्रेनिंग हो रही है, वो 7.62 MMG है। ये एक ऐसा वेपन है जो लॉन्ग रेंज पर कम से कम सेफ्टी एंगल पे ऑटोमेटिक फायर देने में सक्षम है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में जो तैनाती होती है हमारे सीमा प्रहरियों की, कैसे सब खुद को मोटिवेटेड रखते हैं? क्या देश सेवा इतना बड़ा? मैम, ये जो हमने वर्दी पहन रखी है, इसे पहनते ही ये मोटिवेशन की बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती मैम, ये अंदर से आता है। इन्फेंट्री का एक बटालियन की एडवांस को पूरा रोक देता है। उसके बाद ये जो उसके बाद सीआई ऑप्स जैसे काउंटर इंसर्जेंसी एरिया, नक्सलवाद एरिया, उसके ऊपर जब हम गन को गाड़ी के ऊपर लगा के माउंट करके पेट्रोलिंग या एम्बुश में जाते हैं, उस समय जो नक्सल देखते हैं तो उनका मन में एक डर पैदा होता है कि ये कौन सा हथियार है, इतना बड़ा बेल्ट है, लंबा फायर है, इतना लगातार फायर है, ब्रस्ट फायर है। इससे नक्सलवाद उग्रवादियों के बीच में भी बहुत डर पैदा होता है। ये दिन की फायर में जितना काबिलियत रखता है, उतना ही रात की फायर में इसका काबिलियत रखता है। ट्रेनिंग क्या रात के समय भी होती है? रात के समय भी हमारा ट्रेनिंग चलता है। अच्छा निशानेबाज जो है वो पैदा नहीं होता है, बनाया जाता है मैडम। हम इसको एक गोली एक दुश्मन, वो हम ट्रेनिंग के अंदर ही मुद्दा हासिल करते हैं। जिस तरह के इलाके में हम हैं, यहाँ तो ठीक है, अभी थोड़ी हरियाली दिख रही है, वैसे कोई आड़ नहीं होती है। तो यहाँ की फायरिंग का तरीका भी थोड़ा सा अलग आप लोग सिखाते हैं? हाँ बिल्कुल मैडम, जहाँ पे आड़ नहीं होता, ये गन को लो से लो माउंट करके हम जमीन के साथ रेंगते हुए दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंच जाते हैं, जो कि दुश्मन को उसको पता भी नहीं लगता है। सरहद पर तैनात सैनिकों के साथ सरहद पर रहने वालों से भी आपकी मुलाकात हम कराते हैं। ये सोनल लाल जी महाराज हैं। सरहदी गांव में जन्म हुआ तो देशभक्ति की भावना से पूर्ण रही। कोशिश थी सुरक्षा बल में भर्ती, नहीं हुआ तो बॉर्डर की रिपोर्टिंग की। अब सरहद पर ही इस सिद्ध स्थान पर पीठाधीश। बचपन से यही एक मंशा होती है कि देश के लिए कुछ करें। तो हमारे गुरु महाराज थे, वो बोलते थे कि आप राष्ट्र सेवा करनी है तो फौज में ही भर्ती होकर आप नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो उनके जो आशीर्वाद थे वो प्रदान हुए, ठाकुर जी के आशीर्वाद प्रदान हुए और आज हम आपके सामने खड़े हैं। सबसे पहले सेना में जाने का प्रयास, उसके बाद सेना की रिपोर्टिंग यानी बॉर्डर की रिपोर्टिंग करती रही और अब मानव समाज की सेवा के लिए आपने निर्धारित किया कि अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर। जी बिल्कुल। यहाँ पे 12 ब्रह्मचारी थे, पुरुष थे और 13वीं मैं हूँ। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व तो जो मिला है कि यहाँ पे जितने भी भाविक भक्तजन यात्रीगण आते हैं उनकी सुख सुविधा और यहाँ पे ठाकुर जी की नित्य सेवा पूजा अर्चन जो होती है, पुजारी स्टाफ है पूरा, उनके साथ रहते करते हैं और पूरे 12 महीने के 12 उत्सव भी होते हैं। और पौराणिक सरोवर है जो पूरे भारतवर्ष के प्रमुख 5 सरोवर में से एक है। तो अपने आप में जिसको बोलते हैं कि मेरे सभी तीर्थ यही है। दरअसल सरक्रीक का प्राचीन नाम
बाणगंगा था और यहाँ पूरे क्षेत्र में आपको सिद्ध मंदिरों के दर्शन होंगे, जैसे यहाँ कोटेश्वर धाम। बीएसएफ के साथ गुजारे 3 दिनों में हमने क्रीक कमांडोज का शौर्य देखा तो पानी पर तैरती पोस्ट भी देखी, दलदल में धंसते एक दूसरे को संभालते जवान देखे तो महिला कांस्टेबल्स का संकल्प भी देखा। सीमा सुरक्षा बल के साथ हमारा तीसरा दिन खत्म जरूर हो गया, लेकिन ये एक कभी न खत्म होने वाली कहानी की शुरुआत भी है। कहानी भारत की सीमाओं को सुरक्षित करते वीर प्रहरियों की।